हरम, ये हम लोगों ने कल चैप्टर जो किया था उसी से रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। अब हमारी ओ लेवल में जो तरतीब होती है पास्ट ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करवाने की, वही मैं आपके साथ भी डिस्कस कर रहा था या करूंगा अभी। आपने मेरे साथ ये 4 डेज में आपने पेपर, मैं आपको करवाऊंगा, किसी खास चैप्टर के रेलेवेंट क्वेश्चंस करने हो या फुल पेपर को हमने देखना हो, ये हम 4 डेज किया करेंगे। ये पूरा मंथ, आज 1 अप्रैल है, तो ये पूरा मंथ हमारा इसी तरह चलेगा। 4 डेज में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे विंटर के हम पेपर कर रहे हैं आज कल परसों में, 31, 32 एंड 30। सर तो P4 कब करेंगे? इसको स्टार्ट नहीं करना, P3 हमारा। तो सर P4 कब होएगा? P4 लाजिमत अगले वीक में होगा। इस वीक में तो यही करना है ना हमने। तो कल आपने जो है वो बिल्कुल स्टॉप कर दिया मुझे, हम चैप्टर 15 की तरफ चले गए। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि हम लोग विंटर का पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, आपने समर का पेपर होम एक्टिविटी में आपने समर का पेपर खुद करना है। उसका प्रिंट आउट निकाल लो, उसको रजिस्टर पे अटेम्प्ट कर लो। तो फ्राइडे और सैटरडे को 2 दिन आपने आके पेपर 3 की 2 पेपर्स आपने एक फ्राइडे को देना है आके, एक सैटरडे को देना है। उधर से जब आप क्लियर हो रहे हो तो फिर अगले वीक में फिर पेपर 4 की तरफ चले जाएंगे। पेपर 3 आपका क्लियर है? पेपर 3 का तो मसला कोई नहीं रहा ना? नहीं सर, क्लियर है। नहीं, कल तो मुझे मसला लगा है आपको कि मसले हैं आपके। अब आप एक काम करो ना, आप काम ये करो कि मैं आपको विंटर के कुछ पेपर की प्रैक्टिस करवाने लगा हूं। ठीक है? आपने समर का कम से कम 2 पेपर आपने अटेम्प्ट करने हैं, ये वाले। विंटर के मैं आपसे डिस्कस करता हूं, समर के आपने सॉल्व करके लाने हैं। ये पेपर मैं आपको, वैसे तो आपके पास होंगे, नहीं है तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। पेपर नंबर दिस, पेपर नंबर दिस एंड समर का पेपर नंबर दिस, ये 3 पेपर्स हैं आपके। ये तीनों अगर कर सको तो वेरी गुड, वरना कम से कम 2 पेपर अटेम्प्ट करो। कोई दिन, मैं आपको असल में मंडे को ये कहना चाह रहा था, तो मंडे को मैं आपको ये ब्रीफ नहीं कर सका। ओ लेवल वालों को तो मैंने विंटर में करवा रहा हूँ और समर के वो करके मुझे सबमिट करवा रहे हैं फ्राइडे वाले दिन। अब मैं बताओ कितना इजीली आप पेपर सॉल्व कर सकते हो? एक कर सकते हो या 2 कर सकते हो फ्राइडे वाले दिन तक? सर 2 कर लूंगी। इन में से कोई से 2 कर लेना, समर के। ठीक है? ये आपके जी, पास है, ये सेंड करूं? सेंड कर दें अभी। ओके, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूं। इससे एक तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, थोड़ा सा ये पेपर 3 के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे, आपके पूरे के पूरे लास्ट 7 चैप्टर्स की रिवीजन भी हो जाएगी। और फिर आप फ्राइडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन मुझे ये बताओ, अब 2 दिन अलग अलग आना चाह रहे हो या एक ही दिन 2 पेपर देना चाह रहे हो? पेपर सर 3 के अलग अलग, अलग अलग फ्राइडे देना। एंड जी। लेकिन आपने ना 2 पेपर जो है ना ऊपर मिस्टर सनी को या मिस्टर नवीद को सबमिट कीजिएगा, दोनों पेपर जो आपको मैं देने लगा हूं आज, तीनों में से 2 कम से कम करने हैं आपने। ओके सर। ठीक है? ये पेपर मैं आपको यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी सेंड कर दूं इसकी, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप वहां पे देख लेना, देखने की इजाजत है, लेकिन फिर लिखना है पेपर पे। ओके सर, थैंक यू। अब ये ना हो ना कि आपकी एक्टिविटी जो है वो उसमें पॉजिटिव होने के बजाय वो नेगेटिव हो जाए आपके लिए। नहीं या नहीं, आप ये नेगेटिव कहोगे नहीं। सर वो टाइम का वेस्टेज ही है ना। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा इसमें, आपका एक रिवीजन हो जाएगी टॉपिक्स की। और आप एक काम करना ना, मैं आपको ओ लेवल वालों को मैंने यही कहा है, तो काम आपने ये करना है, ये पेपर्स की जो मार्किंग स्कीम भेज रहा हूँ ना, एक दफ़ा आप उसको थॉरली स्टडी कर लेना। फिर आप जो पेपर्स का आपने प्रिंट आउट निकाला होगा उस पे फिर विदाउट कंसल्टिंग दोज डॉक्यूमेंट जस्ट यू नीड टू अटेम्प्ट। ठीक है? जी। फिर भी अगर आपको देखना है एक दफ़ा देख लेना, फिर सॉल्व करना शुरू करना। ये ना हो ना कि सारे गलत करके आप मुझे भेज दो।
ये लो, ये समर के मैंने तीनों पेपर्स की मार्किंग स्कीम्स एंड प्लस पेपर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ये आपकी होम एक्टिविटी है। तीनों में से दो आपने सबमिट करने हैं। और फ्राइडे को एक पेपर आपने रिसीव करना है, उसका टेस्ट देना है। फिर सैटरडे को अगले रोज आके एक और पेपर रिसीव करना है, उसका भी टेस्ट देना है। और ये आपके टेस्ट और ये पेपर्स आपके तकरीबन दो पेपर आपने घर से सॉल्व करके लाओगे, दो मैं आपको करवाऊंगा। समर के आप करके लाओ और बाकी विंटर का मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस है इस वीक की। और अगले वीक में फिर मुझे आपने बताना है कि सर पेपर 3 इज ओके, नाउ वी कैन मूव ऑन टू पेपर नंबर 4। ये आपने मुझे ना इन अगले 4 डेज में ये आपने मुझे फाइनलाइज अपनी स्टेटमेंट देनी है कि सर पेपर 3 इज ओके, कुछ सॉल्व कर लिए हैं, कुछ आपने करवा लिए हैं, अब हम पेपर 4 की तरफ चलते हैं। पेपर 4 में जी। भी मैं इसी तरह करवाऊंगा। समर या विंटर के मैं पेपर करवाऊंगा, दो पेपर आपने करने हैं, दो मैं करवाऊंगा। फिर इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन हम पेपर 4 का टेस्ट लेंगे। अच्छा, पेपर 4 के टेस्ट के लिए ना आपने अपना लैपटॉप लेके आना है। ओके सर। ठीक है ना, वो प्रैक्टिकल है ना, तो प्रैक्टिकल तो ये बगैर तो कंप्यूटर के तो नहीं हो सकेगा। लेकिन इस वीक में जो हमने करना है, मुझे अब जल्दी से ये बताओ विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये विंटर का पेपर है, जो क्वेश्चंस, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में तो ये मुझसे पूछते जाओ, मैं आगे आपको बताता जाता हूँ। हमने मैं हम ये स्टार्ट किया था पेपर, ये वाला, जी जी। ये कर लिया था क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी डन हो गया था। फिर ये ये भी हमने कर लिया था, डिजिटल सर्टिफिकेट को भी। ये हमने हमें कल डिस्कस कर लिया है कि ये आपके पास लॉजिक सर्किट डायग्राम है, यू नीड टू कंप्लीट दिस वन, ट्रुथ टेबल। उम्मीद है इसमें अब आपको इशू नहीं है। जी नहीं है। ये कर लिया था। जी सर, कर आगे लिया चलें, था। ये लें, जी। ये आ गया जी। ये आपका चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ, डिस्क्राइब डीप लर्निंग। कुछ जानते हो इसके बारे में? और सर, नहीं, ये हमने चैप्टर नहीं किया था। ये चैप्टर नहीं किया आपने? ये वैसे कौन सा चैप्टर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैप्टर नंबर? 18, 17। अच्छा, ये दो एल्गोरिथम्स के बारे में जानते हो? ये ए स्टार एल्गोरिथम और डाइक्स्ट्रा। जी, थोड़ा थोड़ा आइडिया है सर। बस यही आपने आंसर में लिखना था। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसमें डीप लर्निंग, व्हाट इज मेंट बाय डीप लर्निंग? डीप लर्निंग है क्या? इज ए ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बारे में क्या जानते हो आप? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या होती है? जो एक्सपर्ट सिस्टम बनते हैं ना, जिसमें आप एज ए पेशेंट किसी जो डिफरेंट आपके सिस्टम्स डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेशली, जिसमें अंडर द एक्सपर्ट्स वो आपकी मशीन्स को रेडी करते हैं। मशीन को रेडी कैसे करते हैं कि डिफरेंट जो क्यूरीज होती हैं उनके आंसर्स को वो डेटाबेस में पॉपुलेट करते हैं। और डे बाय डे अंडर दी ऑब्जर्वेशन और अंडर द केयर ऑफ एक्सपर्ट्स, आप उस फील्ड की, जैसे आपको ये कहूँ कि आप या मैं एज ए पेशेंट अगर कहीं जाते हैं तो बहुत सारे ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं जिसमें वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर आप आंसर करोगे, फिर वो उसी से रेलेवेंट आंसर से रेलेवेंट फिर उसे क्वेश्चन पुट करेगा पैनल के ऊपर।
तो उससे मुताबिक आप जैसे से उनकी क्यूरीज के मुताबिक आंसर करते हो, अल्टीमेटली होता है क्या, वो डॉट्स को मिला के आपस में जो आपके क्वेश्चंस आंसर्स हैं, वो आपको अपनी फाइनल जजमेंट दे देता है कि आप जो है इस डिजीज को आप कैरी कर रहे हो, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, ये आपका स्टेटस है। तो ये आपकी मशीन की लर्निंग जो होती है, इट मेक्स यूज ऑफ, इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिस तरह आपके ब्रेन के सेल्स होते हैं ना, उसी टर्मिनोलॉजी से ये इट मेक यूज ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टू वर्क इन ए सिमिलर मैनर टू द ह्यूमन बायोलॉजिकल ब्रेन। न्यूरल नेटवर्क कैन बी ट्रेन टू प्रोसेस डेटा। तो ये डिफरेंट सर्कमस्टांसिस का जो डाटा होता है उसके अकॉर्डिंगली ये उसको एनालाइज करने के बाद आपको उसका जो आउटपुट जनरेट करके अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है। इट इज स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी इंटरकनेक्टेड लेयर्स। और इसमें जो इंटरकनेक्टेड लेयर्स हैं ना, वेरी फेमस। कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, और कुछ आफ्टर प्रोसेसिंग दोज वैल्यूज कुछ आउटपुट होगा। द इनपुट लेयर फीड्स द फर्स्ट हिडन लेयर, द लास्ट हिडन लेयर फीड्स द आउटपुट। तो फर्स्ट इनपुट लेयर आपसे वैल्यूज गेट करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, फिर आउटपुट आपको कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट करके, ग्रेजुअली ब्रेकिंग डाउन एंड एनालाइजिंग द डेटा टू फाइंड हिडन पैटर्न्स। पैटर्न्स का मतलब है सिमिलैरिटीज। तो जो उसने रिकॉर्ड किया होगा डिफरेंट पेशेंट्स को डील करने के बाद, एक खास एल्गोरिथम थ्रू प्रोसेस करने के बाद, क्वेश्चंस आंसर्स को आपस में कनेक्ट करने के बाद, ये जो डेटा एक खास पैटर्न के मुताबिक वो कर देता है कि जब जब कोई ऐसा पेशेंट आएगा जिसके अंदर ये सिम्टम्स होंगे, ये इसकी जो है क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे, तो उनको आपस में जो है वो लिंकअप करने के बाद कोई आउटपुट होगा। डीप लर्निंग फीचर एक्सट्रैक्शन, ये एक्सट्रैक्शन होगी। लर्निंग इन्वॉल्व्स हाउ टू डिटेक्ट फीचर्स कैटेगरीज फ्रॉम डेटा and can involve different type of supervisions. It works well with large data set. ये एक दो का नहीं, ये बिग डेटा के ऊपर जब आपका प्रोसेस होगा, ये पूरा मॉडल जो बनता है, ये बिग डेटा के ऊपर आपका आपस में जो प्रोसेस करने के बाद, एनालाइज करने के बाद जो आपकी फाइनल वर्जन होता है वो अपने पास स्टोर कर देता है। डीप लर्निंग यूज बैक प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स टू एडजस्ट पैरामीटर। और इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि किसी वजह से अगर उसने डायग्नोज गलत किया है तो उसको भी वो एडजस्टमेंट करता है पैरामीटर्स की, क्वेश्चंस को वेरी करता है, क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करता है, वेटिंग टू रिफाइन इट्स रिजल्ट, इंप्रूव इट्स एक्यूरेसी। तो डीप लर्निंग अगर आप देखो तो डीप लर्निंग की अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है इन 5-7 लाइनों में। तो ये वो पॉइंट्स हैं ये जो आपको मार्क्स देंगे ऑलमोस्ट 5। ये आपने सारे नहीं याद करने, जिसमें मेन मेन पॉइंट्स हैं ना वो आपने पिक करने हैं और इसको अपनी मेमोरी में रखना है जब तक पेपर ना हो जाए। तो मशीन लर्निंग का प्रोसेस किस तरह, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है और 5 मार्क्स हैं इसके। थोड़ा सा आइडिया हो डीप लर्निंग के बारे में? यस सर। सर अच्छा, के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपरविजन क्या है? क्या चीज़? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपरविजन। लाजिम बात है, इसको कोई ना कोई तो ऑब्जर्व कर रहा होगा ना, सुपरवाइज कर रहा होगा, एक्सपर्ट्स की अंडर ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही होंगी। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप ऑफ सुपरविजन्स भी होती हैं, जिसमें इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के मुताबिक मैच कर रहा है। अगर फिजिकल वहां पे फिजिशियन होगा तो वो क्या करता? In the absence of physician, there is a system, automated system, which can also simulate kind of a role में, जो कि फिजिकल एक फिजिशियन का ब्रेन जिस तरह वर्क करता है, वो आपको डिफरेंट रीजनिंग बेस पे क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद आपको आपके डिजीज के बारे में, जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में आपको गैदर करने के बाद इंफॉर्मेशन, वो आपका को अपना ओपिनियन देता है, आपको ट्रीटमेंट बताता है, आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताता है। जिस तरह एज ए ह्यूमन ब्रेन चलता है उसी तरह ये न्यूरल नेटवर्क के बारे में भी आपको बताया गया। एक्चुअली ये आपकी पूरे प्रोसेस को डीप लर्निंग बोलते हैं। डीप लर्निंग इज एक्चुअली ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग। तो जिस तरह आप कहीं जाते हो, एडमिशन लेते हो, अंडर सम आप गाइडेंस और अंडर सम एक्सपर्ट्स आपको ट्रेन किया जाता है, एक ह्यूमन को ट्रेन किया जाता है, इस तरह मशीन को भी ट्रेन किया जाता है डिफरेंट डेटा सेट्स को पुट करके,
डिफरेंट क्यूरीज को पुट करके, आंसर्स के साथ उसको कनेक्ट करके, डॉट्स के साथ मिला के, आपस में एक दूसरे से लिंक करके, अल्टीमेट वो अपना आपको फाइनल जो जो उसका रिजल्ट होगा या फाइनल वर्जन होगा, वो आपको वहां पे प्रोड्यूस करता है। एज ए ह्यूमन भी जिस तरह करता है उसी तरह मशीन भी करती है। और मशीन की लर्निंग भी उसी तरह होती है जिस तरह ह्यूमन लर्निंग होती है। आप क्लास 1 में थे, उस वक्त आपका ब्रेन, आपका जो आपका लेवल, आपका थिंकिंग लेवल, आपका कैलकुलेट करने का लेवल, आपका कंप्यूट करने की पावर डिफरेंट थी। जैसे आप फर्दर आपको नॉलेज मिली, आप क्लास 2 में गए, क्लास 3 में गए, क्लास 4 में गए, डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट इंटरनेट, आपका कंटेंट, उसको स्टडी करते करते आपकी माइंड की जैसे ग्रोथ होती है, तो इसमें भी इंटरनेट सोर्स होगी, डिफरेंट एक्सपर्ट्स होंगे, अंडर दोज एक्सपर्ट सुपरविजन एक मॉडल रेडी किया जाता है जो आपको ह्यूमन की तरह वो सेम उसी रोल में, जहाँ एज ए ह्यूमन की थिंकिंग पावर होती है, रीजनिंग होती है, उनका कोई आउटकम होता है, तो ये सेम आपकी मशीन लर्निंग भी इसी तरह है। डीप लर्निंग थोड़ा सा उसको मजीद डिटेल में एक्सप्लोर करना। और इसमें आमतौर पे ये तमाम आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। लाजमत है कुछ इनपुट्स दिए जाएंगे, कुछ उसमें प्रोसेसिंग्स होंगी, और कुछ उसका फिर आउटपुट रिजल्ट आएगा। इसी तरह जैसे ह्यूमन के लिए होता है। आप एज ए फिजिशियन, डॉक्टर अगर सामने आपके बैठा हो, तो आप जब विजिट करते हो डॉक्टर को, तो सारी चीज़ उसको बताते हो ना कि सर मुझे ये मसले होते हैं, ये इश्यूज हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप डिस्कस करते हो, तो वो फिर इस चीज़ को डायग्नोज करता है कि आपका मसला क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिकॉशंस क्या हैं। तो उसका कोई आउटपुट भी होता है ना। तो सेम इसी तरह ये 3 लेयर बेस्ड के ऊपर होता है, इंटरकनेक्टेड होती हैं आपस में, कुछ इनपुट्स दिए जाएंगे, ठीक है, और फिर उसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस होंगी, कुछ क्यूरीज होंगी, कुछ आपके पास इंटरेक्शन होगी उस सिस्टम के साथ, और फिर उसका कोई ना कोई आउटपुट भी तो होगा ना। ये आप बात को पिक किया? यस सर। अच्छा जी। ये पूरा एक साइंस है। पर्पस ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस क्या है, और ये कंपाइलेशन में होती है। आपने वो स्टेजेस पढ़ी थी ना, लेक्सिकल एनालिसिस था, सिंटेक्स एनालिसिस था। तो ये उस चैप्टर में कंपाइलेशन जब की जाती है, तो उसमें क्या पर्पस है लेक्सिकल एनालिसिस का। और आरपीएन मैंने आपको पढ़ाया था, ये इनफिक्स है। सर वो टोकेनाइजेशन, पर्पस ऑफ लेक्सिकल लेक्सिकल। हाँ, रिमूव अननेसेसरी डाटा, वो वाला। कन्वर्ट हाई लेवल सोर्स कोड इनटू सीक्वेंस ऑफ टोकन्स, or this tokens then sent to parser for syntax analysis, or through this it will generate or create a symbol table, or in this process it removes the unnecessary what white spaces and comments। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लेक्सिकल एनालिसिस। तो लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता है? सोर्स कोड को प्रोसेस करने के लिए भेजा जाता है, उसमें इंडिविजुअली हर एक जो उसमें पार्ट होता है, वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, उनको टोकनाइज किया जाता है, सिंटेक्स को वैलिडेट किया जाता है, सिंबल टेबल बनता है, और अल्टीमेटली एक काम जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वाइट स्पेसिस और कमेंट्स को निकाल दिया जाता है कोड में से। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लेक्सिकल लेक्सिकल एनालिसिस। एनालिसिस। और ये आपका आ गया जी, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि ये आपकी इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसका आरपीएन आपने लिखना है। जरा लिखवाओ मुझे आरपीएन इसका क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिवाइज करने वाला हुआ है। ये भी रिवाइज करने वाला हुआ है, तो पेपर किस चीज का दे रहे हो, पेपर 3? ये सर अब अभी मेरी बात 3 सुनो, चैप्टर्स हैं। ये तो मैंने चैप्टर आपको करवाया भी था। अब आप उस लेवल पे हो, टाइम आ गया है पेपर का। पेपर 3 अच्छा होगा तो पेपर 4 के ऊपर हम फोकस करेंगे। पेपर 3 अगर आपका कंफ्यूजन्स हैं, चलो, इसीलिए आज आपको एक टास्क मिल गया, रिवीजन भी हो जाएगी, चैप्टर के साथ कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। तो अब आपने काम क्या करना है?
कल है थर्सडे, आज है वेनेसडे, 2 दिन है आपके पास। तो 2 दिनों में कम से कम 2 पेपर अटेम्प्ट कर लेना। पहला काम आपने पता क्या करना है, या तो इन 2 पेपर्स के, ये 3 में से ना कोई से 2 कर लेना। 2 पेपर का या तो प्रिंट आउट ले लो हरम, या तो पेपर्स का प्रिंट आउट आप कर लो अरेंज। नहीं प्रिंट आउट कर सकते तो रजिस्टर के ऊपर कुछ पेजेस ले लो, उस पेजेस पे सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन 1 हम्म। लिखो, क्वेश्चन 1 फिर क्वेश्चन 1 का आंसर, फिर क्वेश्चन 2 लिखो, फिर क्वेश्चन 2 का आंसर। इसमें टाइम आपका जरूर वेस्ट होगा, लेकिन अगर आप अब नहीं कर सकते, आप कह रहे हो सर प्रिंट आउट मैंने नहीं ले सकती, तो प्रिंट आउट अगर अफोर्ड कर सकते हो तो प्रिंट आउट ले लो दोनों पेपर के जो आप करने में इंटरेस्टेड हो। 2 पेपरों के प्रिंट आउट ले लो, तीसरे को वैसे देख लो, पढ़ लो। इससे फायदा क्या होगा हरम, आपके आखिरी 7 13 से लेकर 20 चैप्टर्स की रिवीजन हो जाएगी। आपकी मार्किंग स्कीम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप रिवाइज करोगे, तो मेमोराइज करोगे, तो आपकी काफ़ी जो है वो इसमें रिवीजन हो जाएगी। और आप फिर लाजमत है जब ये सारा कर लोगे तो पेपर पे सॉल्व करना, ठीक है। कल दोनों कर लो। जी। आप फ्राइडे को जब पेपर देने आओ तो ये दोनों पेपर जो सॉल्व होंगे ये सबमिट करने हैं। और एक ओके पेपर सर। आपका फ्राइडे को अवेलेबल होगा, वो कर लेना, एक सैटरडे को होगा वो अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह आपके तकरीबन 4 5 डिफरेंट पेपर जब सॉल्व करोगे, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके आखिरी चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी, टॉपिक के साथ कनेक्ट हो जाओगे, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो आपको काफ़ी सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा। 2 यहाँ पे कर लेना, 2 घर से करके ले आना। इस वीक में तो विंटर और समर वाला कवर हो जाएगा। अगर तो आपके रिजल्ट मुझे बेटर नजर आए तो फिर तो हम पेपर 4 स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो फिर अगला हफ्ता भी पेपर 3 पे होगा। ये आप पे डिपेंड करता है मुझे रिजल्ट कैसे देते हो। वरना जी सर। अगला वीक भी पेपर 3 के लिए होगा, लेकिन हमें पेपर 4 तो करना ही करना है, ठीक है। अगला वीक पेपर 3 का करना है या 4 का करना है, ये आपके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। अभी जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। आप इस चीज को एग्री करते हो? सर हो जाएगा, अभी मैं रिवाइज कर रही हूँ ना। बस ये कर लेना, ये मैं चाह रहा था। ये आपने इसको 2 पेपर कर लेना, 2 आप यहाँ पे आके टेस्ट दे देना, तो फिर मंडे वाले दिन डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। जी। और ये सिंपल इसका वर्जन था कि आपको अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना होता है। जो इनफिक्स है, इनफिक्स का मतलब आपके ऑपरेटर विद इन दोज वैल्यूज वेरिएबल्स होते हैं, उनको फिर आप लाइन अप करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर इसको रिवर्स करना है तो आपको आइडिया है ना क्या करना है। इसको फिर इनफिक्स मॉडल में अगर आपने फिक्स करना हो तो ये करोगे ना। आरपीएन है इनफिक्स। और अगर आप इस चैप्टर का एक और एवेल्यूएशन के लिए जाते हो तो ये आपको आइडिया है ना, ये किस तरह आपने इसको प्रोसेस करना है स्टैक में, ठीक है। ये भी इजी है। आसान क्वेश्चन होता है, मुश्किल नहीं होता। अच्छा जी, ये पॉप एंड पुश का आ गया क्वेश्चन। स्टैक हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, ये हरम इसलिए करना है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन पेपर 4 के साथ है। ये बात इसके इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो पाइथन में आपको पेपर 4 में करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Stack has been implemented using sudo to store a maximum 100 strings items using the global variable in the following table। ये आपको आइडेंटिफायर दे दिए गए, लिस्ट आप कर दिए गए चारों, इनकी डाटा टाइप बता दी गई, डिस्क्रिप्शन बता दी गई, इनिशियल वैल्यूज भी बता दी गई। बाद औक़ात ये उन लोगों के लिए आसान हो जाता है जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होती है। एक्चुअली आपको याद होगा स्टैक में 2 मेन ऑपरेशंस होते हैं, एक पॉप होता है, एक पुश होता है। पॉप ऑपरेशन क्या करता है या उसका फंक्शन में आप क्या करोगे, इफ यू वांट टू इंसर्ट
और ये पुट योर डाटा आउटसाइड द अरे। अगर आपने स्टैक से बाहर निकालना है, मतलब स्टैक से डिलीट करना है, तो पॉप। और अगर आपने इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो पुश होता है। ये तो क्लियर है ना? पॉप का मतलब डिलीट, पुश का मतलब ऐड। जी। अब अगेन, अगर मैं आपसे पूछूं फिलिंग दी ब्लैंक्स को फिल कर सकते हो, अगर तो आपने स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट के टॉपिक पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 19, अगर तो पढ़ा है तो फिल कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। 5 नंबर हैं, ये 5 नंबर पूरे के पूरे आ सकते हैं, सिर्फ इतना करना है। पॉप जब करोगे, लाजमत है आपको कुछ रिटर्न होगा ना, फंक्शन हमेशा रिटर्न करता है, तो ये चीज मिसिंग थी। फिर कब होता है, कब होता है पॉप? जब आपका टॉप पॉइंटर इज ग्रेटर देन -1 या ग्रेटर देन बेस। इसका मतलब क्या होगा कि अरे एम्प्टी, सॉरी स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, ये आपका पॉइंटर ये बता रहा है। और फिर क्या करना है, डेटा आइटम इज ए वेरिएबल इन विच यू वांट टू मूव करंट स्टैक वैल्यू इनटू दिस डेटा आइटम, एंड आफ्टर रिमूविंग, ये आपको पता है बेस पॉइंटर होता है, ये आपका टॉप पॉइंटर होता है, और टॉप पॉइंटर ये डाटा आपका डाटा आइटम में मूव कर दिया तो टॉप पॉइंटर -1 होगा। और अदरवाइज क्या होगा कि अगर ये केस नहीं है, तो फिर यू कैन नॉट रिमूव, और अल्टीमेटली बिफोर क्लोजिंग द फंक्शन यू नीड टू रिटर्न दैट आइटम। ये है जी इसका सीन। याद है आपको पॉप एंड पुश, ये वाला? जी। ठीक है ना? अगर ये पुश का होता तो क्या होता? पुश में क्या होता है कि टॉप पॉइंटर और बेस पॉइंटर को कैसे कंट्रोल करते हैं? यू नीड टू चेक व्हाट? पुश की केस में यू नीड टू चेक व्हाट? रेयर पॉइंट है। स्टैक, स्टैक फुल होगा तो देयर इज नो स्पेस टू ऐड आइटम, स्टैक इज फुल। सर, ये रेयर पॉइंटर से ऐड करते हैं ना वैल्यू, क्या पुश चीज? करते हैं। रेयर पॉइंटर से पुश करते हैं वैल्यू। देख बच्चे, वो ना उसमें था, वो उसमें था क्यू क्यों में, में था? क्यू ओ में था, अच्छा। वो क्यू में होता है, स्टैक में पॉप एंड पुश होता है। कंफ्यूज हो गए ना आप? चलो इसका आंसर दो, ये आपका पेपर का ये पार्ट। असेंबली लैंग्वेज का आइडिया है? जी। अकामुलेटर आपने यहाँ पे बताना है, आपके पास इंस्ट्रक्शन का क्लैरिटी हो, एक्सप्लेनेशन क्लियर हो कि क्या होना है, अकामुलेटर किस तरह इफेक्ट होगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट से। असेंबली कोड यूजिंग ओनली द गिवन इंस्ट्रक्शन सेट स्टोर द डेनरी वैल्यू 100 एज ए नेम्ड कांस्टेंट। पहला ये है, subtract the constant from the value contained in address 632, store the result which is updated in your accumulator into answer, show the initialization of the constant and answer in the table provided। this one 6 मार्क्स हैं इसके। हाँ जी, इंस्ट्रक्शन सेट के मुताबिक, टाइम हम वेस्ट नहीं कर रहे। इंस्ट्रक्शन सेट के मुताबिक आपका ये टेबल में क्या होगा, कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे कहा गया स्टोर द डेरिवेटिव वैल्यू 100 एज ए नेम्ड कांस्टेंट। तो लेबल और कंटेंट में क्या, लेबल इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर वैल्यू क्या स्टोर करनी, इनिशियलाइज करनी विद 100। ठीक है? और आंसर आगे क्या है, आपने आफ्टर सब्ट्रैक्ट द कांस्टेंट फ्रॉम द वैल्यू विच यू हैव इन एड्रेस 632,
63 एड्रेस के ऊपर क्या पड़ा हुआ है वैल्यू? 45। स्टेट द वैल्यू ऑफ आंसर आफ्टर द कोड डिस्क्राइब इन पार्ट ए हैज बीन एग्जीक्यूटेड। तो यहां तक तो टेबल में तो यही होगा। आगे उसने आंसर पूछा है, आंसर क्या आएगा? ठीक है, आंसर क्या आएगा? वो कह रहा है 45 आपकी लोकेशन नंबर 632 पे है, तो 100 उसमें कांस्टेंट है, तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है उस वैल्यू में से जो 632 पे पड़ी हुई है। तो 632 पे पड़ा हुआ है 45 और कांस्टेंट की वैल्यू है 100। तो ये जब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आपके पास 55 आ जाएगा। बल्कि उल्टा होगा, क्योंकि आपने कहा है क्या है, सब्ट्रैक्ट द कांस्टेंट फ्रॉम दिस लोकेशन, तो ये 45 माइनस होगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी स्टोर? माइनस फिफ्टी माइनस फाइव 50। माइनस 55। बस ये देखना है सब्ट्रैक्ट किसको किस में से करना है। थोड़ी सी रिवीजन हो रही है, पिक कर रहे हो बात को? जी। अच्छा, कल है एक और दिन, और कल हम अभी जितना कर सकते हैं वो तो करें, फिर कल की बात कल करेंगे। अब यहाँ पे ना, इसके पेपर में ना 32 में एंड पे चलते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज देयर, अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 7, asymmetric encryption is a type of cryptography, identify one other type of cryptography। नाम क्या है उसका? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, एक एसिमेट्रिक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? एसिमेट्रिक में आपके पास पब्लिक की भी होती है, प्राइवेट की भी होती है, और आप सेंडर की, सिमेट्रिक में रिसीवर की सेम इंक्रिप्शन एंड सेम की डिक्रिप्शन सेम की से सेम डिक्रिप्ट होती होता है। है सिमेट्रिक में। यस। एसिमेट्रिक में डिफरेंट होती है, एक पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है, और पब्लिक अवेलेबल होती है, आप अपने और कंटेंट को। प्राइवेट अपने हाँ, पास होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे चलते हैं, ये मैं चैप्टर 7, ये 7 से हम आगे कर लेते हैं। क्वांटम भी है एक और, ये फिजिक्स की एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइट आपकी इंक्रिप्शन मेथड है। अच्छा, बी पार्ट, how organization make use of two key to receive a secure transmission? An organization hold two asymmetric encryption keys which they intend to use to receive secure transmission. Explain organization ये कैसे करती है। तो आपको जिस तरह बताया कि इसमें चूंकि पेयर ऑफ कीज होती हैं, तो दो कीज अवेलेबल होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों को हेल्ड रख रहा होता है अपने पास, प्राइवेट की, पब्लिक की। ऑर्गेनाइजेशन मेक द पब्लिक की अवेलेबल टू एनीवन हु विशेस टू सेंड देम सिक्योर ट्रांसमिशन। द सेंडर ऑब्टेन द ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक की, द सेंडर यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक की टू एनक्रिप्ट द मैसेज। जो आपने बताया ना कि वो प्लेन से साइफर बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास जो डिक्रिप्शन की अवेलेबल होती है, ये लिखना है आपने। जी। नो प्रॉब्लम। नो स्टेट द प्रॉब्लम। पर्पस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन स्टेज। ऑप्टिमाइजेशन स्टेज जो कंपाइलेशन प्रोग्राम में होती है, क्या मकसद होता है इसका? ऑप्टिमाइज करना, आपके लाइन ऑफ कोड को एफिशिएंट करना। याद है वो मैंने आपको बोला था कि एफिशिएंट कर सकते हो, आपकी लाइन ऑफ कोड की लेंथ को कम कर सकते हो ताकि प्रोसेसिंग कम से कम हो और आउटपुट सेम आ जाए। तो पर्पस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है इंप्रूव द कोड बाय यूजिंग इट्स मिनिमम रिसोर्स। लाजमत प्रोसेसिंग में क्या क्या शामिल है? सीपीयू है, मेमोरी स्टोरेज है, टाइम भी लगना है। टू इंप्रूव द कोड बाय, किस तरह? प्रोग्राम स्टोरेज को मिनिमाइज कर लो, सीपीयू टाइम कम से कम, मेमोरी यूज कम से कम, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम भी जो कि रिक्वायर्ड है वो भी कम से कम, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। फिर ये क्वेश्चन आ गया, अगेन वेरी इजी, इनफिक्स में कन्वर्ट करना है या इनफिक्स को आरपीएन में करना है। और फिर एवेल्यूएशन का क्वेश्चन, ये भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और मजे की बात देखो,
वो एग्जाम्पल इस बार मांग रहा है। फिर मशीन लर्निंग एग्जाम्पल मांग रहा है डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग की एग्जाम्पल आपको आजकल के दौर में आपको पता चैट बॉट्स होते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट मौजूद हैं, कॉटोना हो गया, सिरी हो गया, ये एजेंट भी बोलते हैं इसको। कंपोजिंग म्यूजिक के लिए सेल्फ ड्राइव कार्स होगी, NLP नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज होगी, जो आप वॉइस पास करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोसेस करता है आपकी इंफॉर्मेशन को। फ्रॉडलेट आपकी डिटेक्शन हो जाती है, इमेज कलरिंग हो, विजुअल रिकग्निशन, फेस रिकग्निशन है, टेक्स्ट माइनिंग है, कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन है, आप ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। LLM अवेलेबल हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। आपको पता है चैट जीपीटी एक बिग LLM मॉडल है। आप कोई भी टेक्स्ट, चाहे इंग्लिश का हो, फारसी का, उर्दू का, पंजाबी का हो, उसको कर देते हैं ना, पिक करके आपको आंसर जनरेट कर देता है। या आपका ओपोनेंट प्लेइंग चेस कर रहा है आपके साथ, ग्रेडिंग स्टूडेंट एग्जाम करने हो, वेदर फोरकास्टिंग हो रही है, ये सारे किसकी एग्जाम्पल हैं? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग की। हाउ डीप लर्निंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव? इसमें मोर एंड मोर हिडन लेयर्स होती हैं। बीनीथ लेयर्स के ऊपर वो किस तरह प्रोसेस कर रहा है, क्या फार्मूलाज हैं, किस तरह एल्गोरिदम्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, और अल्टीमेटली आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके मिल रहे हैं। एक होता है फॉरवर्ड, आप एक होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब एक फार्मूला लगा के आप आंसर तक जाते हो। एक आंसर जो निकला है, इसको आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू स्टेप में रिवर्स बैक करते हो। बाद का आपको करना पड़ता है जब आपके कुछ एरर्स को आइडेंटिफाई ना हो रहे हो, आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट मैच ना हो रहे हो। तो ये बैक प्रोपागेशन ऑफ एरर्स क्या मतलब होता है इसका? इनिशियल आउटपुट्स आर कंपेयर्ड टू एक्सपेक्टेड आउटपुट्स, वेटिंग आर एडजस्टेड टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के दरमियान में। कैलकुलस इज यूज टू फाइंड एरर ग्रेडियंट इन ए ऑब्टेन्ड आउटपुट। The results are fed back into neural network. Weighting of each neuron node are adjusted as a result of feedback. The process repeats until results are more accurate, more close to expected result. बाद औक़ात ना आपकी ऑटोमेटेड सिस्टम जो हैं वो प्रॉपर आपके आउटपुट जनरेट नहीं कर रहे होते। तो बैक प्रोपगेशन के थ्रू ये जो आपकी मोर एक्यूरेट करने के लिए या आपकी एरर को मिनिमाइज करने का एक प्रोसेस होता है, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका जो आ रहा है वो एक्चुअल के पास पास हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, एरर्स को ख़त्म कर दिया जाए। और ये तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, होता रहता है जब तक आपके रिजल्ट एक्यूरेट ना हो जाए। ये इसी तरह है जैसे आप किसी जगह पे विजिट करते हो, वहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो आपसे डिजीज़ के बारे में पूछता है, आपको क्या इश्यूज हैं, आप क्वेश्चन आंसर करते हो, तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, अपना रफ सा एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है। तो हो सकता है वो जो रिजल्ट है वो इतना परफेक्ट नहीं है, तो वो अपने पास एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मजीद उसको ड्रिल डाउन करता है, मजीद कुछ एडजस्टमेंट करता है रिजल्ट्स को, और आपके क्वेश्चंस को आप उसके मुताबिक एडजस्ट करता है, और नेक्स्ट विजिट पे आने वाले पेशेंट को वो मजीद उससे भी लर्न करता है। और ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिससे गुजर के अल्टीमेटली अल्टीमेटली एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। समझे? डीप लर्निंग जी। प्रोपोगेशन। यस सर। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां बहुत रेयर कोई ऐसी एरर आती है जिसको हम एक्सेप्शन केस कहते हैं, और वो ट्राई एंड कैच के थ्रू, ये ऊप्स में कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक्चुअली पता किस चैप्टर का क्वेश्चन है? चैप्टर नंबर 20 का। अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं, अनवांटेड, वाइल प्रोग्रामिंग रनिंग, आपने कोड लिखा, जैसे